नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम लोग ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देख लिया है, खिलाफत मूवमेंट देख लिया है, स्वदेशी आंदोलन देख लिया है, सारा का सारा वो सब हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग सिविल डिसोबीडियंस के बाद हम लोग देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो बीच के छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग देखने वाले। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते और सारे टॉपिक्स को यहाँ पे लेना भी पॉसिबल ही नहीं है। और क्या बोलते हैं, मैं कोशिश यही करूँगा कि जो बहुत 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 रेलेवेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकली ले लूँ। एटलीस्ट आप लोग को क्रोनोलॉजी पता होगा, क्योंकि मोस्टली यूपीएससी ने क्रोनोलॉजी के ऊपर बहुत ध्यान दिया है और उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे भी है। ओके, तो हम लोग इसके बाद हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट देखने वाले। खैर, इसकी अगर स्टार्टिंग बोला जाए तो स्टार्टिंग इसकी 26 दिसंबर 1929 माना जाता है। ठीक है, 1929 माना जाता है। एक्चुअल स्टार्टिंग जो होगा वो आपका 1930 में होगा, लेकिन यहाँ से हम लोग को बेस मिलता है। बेस कैसे मिलता है मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग का लाहौर सेशन होता है। ठीक है, लाहौर सेशन होता है आईएनसी का। और वहाँ पे रिजॉल्व किया जाता है कि अब हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हमारी मांगे अगर इन लोगों ने नहीं मानी तो हम लोग 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को हम लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और हम लोग शपथ ग्रहण करेंगे, रावी नदी के तट पे हम लोग झंडा फहराएंगे। ये सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस की जाती है। खैर, तो यहाँ से डिसाइड किया जाता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसको भी अच्छी तरीके से। और यहाँ से डिसाइड किया जाता है कि भाई गांधी जी को हम लोग कहेंगे कि अगर इन लोग हमारी बातें नहीं मानते हैं अंग्रेज लोग, तो यू कैन स्टार्ट एनी पब्लिक मास मूवमेंट जो कि आप अच्छा समझे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस। ओके, सॉरी। तो आते हैं, बैकग्राउंड वगैरह देखेंगे और बारी बारी से देख के लास्टली वाइंड अप करेंगे कि क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट वगैरह क्या पड़ा, वो सब देख के। ओके, चलिए। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या होता है वो पहले आप लोगों को बता दूं कि नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या होता है। नॉन कॉपरेशन मतलब मैं आपका सहयोग नहीं करने वाला, मैं आपका, उसको हिंदी में बोला ही जाता है असहयोग आंदोलन में। मतलब मैं आपका सहयोग नहीं करने वाला। आप अगर आपका कॉन्साइंस कह रहा है कि मैं आपका रेवेन्यू, मतलब आप रेवेन्यू कलेक्टर के अधीन काम करते हो और आपका कंसाइंस कह रहा है कि भाई ये फार्मर जो है उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो मेरा क्या बोलते हैं रेवेन्यू दे सके, सरकार को रेवेन्यू दे सके, या इस साल का जो भी क्या बोलते हैं टैक्स देना है वो सब नहीं दे सकता, तो मेरा कॉन्साइंस अगर कह रहा है तो मैं उसको सहयोग नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा ही नहीं उसको लेने के लिए। ठीक है, और मैं अपने सीनियर से भी बोलूँगा कि मैं नहीं ये सब चीज़ें कर सकता। दैट इज नोन एज असहयोग। मैं आपके गलत कामों में सहयोग नहीं करने वाला। ओके। एंड सेकंड, जो आपका सिविल डिसोबीडियंस होता है ये मोर एक्टिव फॉर्म होता है। इसका एक्टिव फॉर्म होने का मतलब ये क्या होगा, सेम एग्जांपल लेते हैं। तो इसमें आपने असहयोग किया कि भाई एक काम के लिए आप जाने वाले थे, फार्मर से आप टैक्स लेने वाले थे, अब आप नहीं जा रहे हो। ठीक है, आप उस काम हो सकता है आपके बजाय कोई और चला जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आप फार्मर हो और आप बोलते हो कि मेरे पास पैसे तो है लेकिन मैं दूंगा ही नहीं आपको, ठीक है, आप, मैं रेवेन्यू आपको देने वाला ही नहीं हूँ, आपको जो करना है वो कर लीजिए, मुझे लगता है कि ये रेवेन्यू जो आप ले रहे हो वो गलत ले रहे हो, तो मैं उसको देने वाला ही नहीं हूँ। ठीक है, ये है प्रोफ्यूज रिफ्यूजल ऑफ द सिटीजन टू ओबे द सर्टन लॉज। ठीक है, अगर आपके सिटीजन को लगे कि भाई ये लॉ जो है, जो जो ये लॉ या डिमांड जो भी ऑर्डर वगैरह पास किया गया है बाय द गवर्नमेंट, वो मेरा कॉन्साइंस कहता है कि ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, बुरी तरीके से गलत है, तो मैं इसको सीधा सीधा मना करता हूँ, एक्टिवली मना कर रहा हूँ। मैं उसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं, बाद में दे दूंगा, ऐसा वैसा नहीं, ये सब नहीं, सीधा मनाही, देने वाला ही नहीं हूँ। मेरे पास पैसा रहेगा, मैं वो पैसे से क्या बोलते हैं कचड़े में डाल दूंगा, लेकिन आपको पैसे नहीं देने वाला। ठीक है, तो दैट इज नोन एज क्या बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस। ओके, तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अचानक से वापस ले लिया जाता है। चौरी चौरा इवेंट होता है फरवरी 1922 को, और गांधी जी अचानक से इसको पूरा का पूरा इवेंट को, पूरा का पूरा जो मूवमेंट रहता है उसको बैक ले लेते हैं और उसको अपना हिमालयन ब्लंडर कहते हैं। कहते हैं कि मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया, मैं इस, मतलब इतनी बड़ी गलती मुझसे हो नहीं सकती थी लेकिन मैंने इसको कर दिया, इट इज़ एन हिमालयन ब्लंडर बाय मी। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो मतलब एक मोमेंटम आ रहा था पूरे के पूरे आंदोलन में, काफ़ी समय से लोग चुपचाप बैठे पड़े थे, मतलब स्वदेशी आंदोलन के समय पे इतना कुछ एक्टिवनेस आया था वो भी एक रीजन में, लेकिन अब पूरा का पूरा भारत जाग गया था। लगभग काफ़ी सालों के बाद भारत जाग गया था और इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा था। तो पूरा मतलब इंडिया एक तरीके से एक पावर के खिलाफ लड़ रहा था और पूरा मोमेंटम उसके मतलब एकदम अपने पीक पे जब पहुंच गया, तभी गांधी जी ने उसको बोला ओके खत्म, ये अभी इस वक्त इससे आगे से नहीं चलने वाला। ठीक है,
सिंस गांधी जी वॉज द मोस्ट रेस्पेक्टेड उस समय के लीडर, तो इस समय मतलब किसी ने मतलब कुछ बोला तो नहीं, लेकिन ये कहा कि भाई ये मोमेंटम जो अभी बना था वो मोमेंटम को आपने ख़त्म कर दिया, तो हमारे अंदर मतलब एक डीमोरलाइजेशन का इफेक्ट हो चुका है, मतलब हम लोग डीमोरलाइज हो चुके हैं कि भाई जब हम लोग का मतलब अब ये मतलब इस कगार पे हम लोग आ चुके थे कि हम लोग ब्रिटिश लोगों से अपनी आज़ादी ले लेंगे, लेकिन आपने ये लास्ट मोमेंट पे हम लोग को धोखा देके थोड़ा दिन तक और चलने देते तो शायद ये आज़ादी हम लोग को मिल जाती, लेकिन आपने सारा का सारा करता किया कराए पे सब पानी फेर दिया, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें होने लगी, लोग इनके खिलाफ, इनफैक्ट गांधी जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह भी लाया गया आईएनसी के सेशन के अंदर। ये सब चीज़ें भी हुई, बहुत ही मतलब लोग इनसे खफा थे, बहुत गुस्सा थे, काफ़ी लोग तो कांग्रेस को इस्तीफा देके चले गए कि नहीं हम लोग अब इसमें नहीं रहने वाले, ये मतलब अब गांधी जी के आदेशों पे चल रही है, और गांधी जी जब चाहते हैं तब मूवमेंट चलाते हैं और जब चाहते हैं बंद कर देते हैं, ठीक है। हमारा कोई भी वैल्यू नहीं है, मेरी मेरी भावनाओं का कोई फीलिंग्स का कोई वो नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, मर जाऊँ, ठीक है। तो नेक्स्ट, स्वराजिस्ट का प्रोग्राम। उस समय स्वराजिस्ट लीडर कुछ थे जो कि चाहते थे कि भाई मतलब ये तो अब खत्म हो गया था, मतलब चौरी चौरा इवेंट के बाद से पूरा का पूरा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया था, लेकिन कुछ लोग जैसे मैंने बताया कि उन लोगों को पता था कि भाई लोगों के अंदर अभी भी गुस्सा है, रोष है, ठीक है, और वो कुछ एक्टिवली करना चाहते थे, तो उन्होंने एक उसमें कुछ आपके क्या बोलते हैं विपिन चंद्र पाल थे, ये सब आपके लीडर्स थे, ठीक है। उन लोग ने एक अलग से गुट बनाया, उसमें मोतीलाल नेहरू, विपिन चंद्र पाल, ये सब एक ग्रुप बनाते हैं जिसको स्वराजिस्ट ग्रुप कहा जाता है, ठीक है। वो एडवोकेट करते हैं कि भाई हम लोग को ना अब लेजिस्लेचर के अंदर जाके पार्टिसिपेट करना चाहिए और वहां से गवर्नमेंट का काम रोकने की कोशिश करना है। मतलब आप अभी तक कांग्रेस का था कि जो भी इलेक्शंस होते थे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी, ठीक है, भले वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के सीट के लिए हो, लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी। लेकिन अब स्वराज ग्रुप ने कहा कि भाई अब बहुत हो गया, अब बहुत समय हो गया कि हम लोग बाहर रह लिए, अब हम लोग को अंदर जाके सरकार के साथ खड़े होके सरकार के काम को रोकना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को इन लोग ने मतलब पुरजोर किया, और इनफैक्ट गांधी जी ने भी इनका सपोर्ट किया, और इन लोग पहुंच भी गए, आपके लेजिस्लेचर वगैरह पहुंच भी गए, इन लोग काफ़ी मतलब थोड़े दूर तक तो जा के मत बहुत अच्छा इन लोग ने कुछ अच्छा किया भी था, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि इन लोग मतलब बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाए थे, पब्लिक के साथ जुड़े हुए नहीं थे ना, ये मतलब ये ब्रिटिश लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, ब्रिटिश लोगों के साथ रह रहे, उठ रहे, बैठ रहे, लेकिन पब्लिक के साथ क्या, पब्लिक के मतलब पब्लिक को कुछ पता ही नहीं चला कि इन लोग कौन सा बिल ला रहे हैं, कौन सा बिल का विरोध कर रहे हैं, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव लाइट में चला जाता। ओके, नेक्स्ट, नो चेंजेस का जो ग्रुप था, जो आपके गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर मतलब रिलाय करता था, जैसे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, खुद गांधी जी थे, इसके अंदर काफ़ी सारे लोग थे जो कि गांधीयन कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे कि चरखा चलाना और क्या बोलते हैं ग्रामीण लोगों का पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस वगैरह बढ़ाना, ये सब जो चीज़ें थी कंस्ट्रक्टिव वर्क जो करने का जो चीज़ था, ये मतलब काफ़ी लोगों के दिमाग के ऊपर से जा रहा था, उन लोगों को लग रहा था कि भाई इतना मोमेंटम है, इतना हमारे अंदर गुस्सा है, इतना एंगर निकला हुआ है, और हम लोग चरखा चला के काम चलाने वाले हैं, नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करने वाले। ओके, नेक्स्ट, जो नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के दौरान हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली, वो धीरे धीरे कम्युनल राइट्स का रूप लेते चली गई, हर एक जगह पे कहीं ना कहीं छोटे मोटे विवादों को चल के कुछ ना कुछ कम्युनल राइट्स वगैरह होते रहते हैं। मैंने आप लोगों को उसमें भी बताया था कि भाई जो आपका मलाबार रीजन था, केरला का जो मलाबार रीजन था, वहाँ पे एक गलत ही रूप ले लिया जाता है, और बहुत ही मतलब गंदा विभत्स रूप ले लिया जाता है। वहाँ पे बहुत दंगे भड़कते हैं, और मुस्लिम जो टीनेंट्स वगैरह आते हैं वो अपने लैंडलॉर्ड्स वगैरह को मार डालते हैं, काट डालते हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी हुई थी। और फिर ऐसे ही इसका देखा देखी किसी और पार्ट्स में हिंदू लोग मुस्लिम्स के साथ कर देते हैं, तो ये सब अलग अलग जगह पे मतलब ऐसा हो जाता है कि भाई मतलब आपस में ही लोग लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये कॉपरेशन जो ऑलरेडी चल रहा था, मतलब एक यूनिटी का भाव जो चल रहा था नॉन कॉपरेशन के दौरान, वो पूरी तरीके से खत्म होता दिखता है। ओके, नेक्स्ट, इसी दौरान गवर्नमेंट ऑफ मतलब जो आपके मॉन्टेगू ट्रांसफर रिफॉर्म के बाद इन लोग के ऊपर एक दबाव बनाया जाता है कि भाई आप लोग इतना ज़्यादा बकबक कर रहे हो कि हाँ आपने जो रिफॉर्म हम लोग को मिला है, मतलब 1909 1919 की रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, मॉन्टेगू ट्रांसफर रिफॉर्म की बात कर रहा हूँ, जो रिफॉर्म हम लोग ने दिया है, मतलब ब्रिटिश लोग ने जो दिया है, वो अनसफिशियंट है, इनसफिशियंट है, और ये पूरी तरीके से मतलब घटिया तरीके का आप लोगों ने दे दिया, तो बेटर आप ही कुछ बना के दिखाइए। तो इसमें क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक
कमिटी बनाई जाती है, ड्राफ्टिंग कमिटी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरह काम करती है और कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। इसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब ये नेहरू रिपोर्ट जो सबमिट की जाती है, तो उसमें जो मतलब कांग्रेस के ही एक और लीडर रहते हैं, जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, वो इसको बोलते हैं कि भाई ये तो मतलब इनसफिशिएंट है, पूरी तरीके से इनसफिशिएंट, इसमें मुस्लिम लोग का कोई भी मतलब आप लोग ने प्रतिनिधित्व को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, ठीक है। आई डोंट रिमेम्बर कि इस समय तक जिन्ना जी कांग्रेस में थे कि नहीं थे, पर मुझे याद आ रहा कि ये इस समय तक थे, इसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया था। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ओके। तो नेहरू रिपोर्ट को ये मतलब इनफैक्ट कांग्रेस के ही एक मेंबर बोल देते हैं कि भाई ये पूरी तरीके से अनसफिशिएंट है, वो किसी काम का नहीं है और ये मतलब फालतू है, बल्कि जिन्ना अपना खुद का 14 पॉइंट प्रोग्राम लेके चले आते हैं। तो इससे क्या होता है कि इन लोग के अंदर का जो मतलब टूटने वाला भाव रहता है, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी ऑलरेडी टूट रही थी, उस तरीके से ये भी यहाँ पे टूटा था। और मतलब जिन्ना के जो भी मतलब इस कड़वे रवैये के विपक्ष में कौन था, हिंदू महासभा इनके विपक्ष में था। तो एक तरीके से एक मतलब आपस में इन लोग लड़ भिड़ रहे थे और आपस में सब चल रहा था, ठीक है। इसके अलावा हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो खैर कभी वापस से रीगेन ऐसी हो नहीं पाएगी, लेकिन एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट भारत के बहुत सारे हिस्सों में अलग अलग तरीके से चली जाता है। जैसे कि साइमन कमीशन आ रहा था, तो साइमन कमीशन के खिलाफ लोग गुस्से में उतर आए, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी मेंबर इंडियन नहीं था और इन लोग हमारे लिए ही क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, और एक भी इंडियन मेंबर को इसका मेंबर नहीं बनाया गया, ओके। नेक्स्ट है मिलिटेंट कम्युनिस्ट वर्कर जो मूवमेंट चला था, वो भारत के अलग अलग जो इंडस्ट्रियल हब थे, जैसे बॉम्बे, कोलकाता, इन सब में बहुत बुरा रूप लेता चला जाता, और जितने भी आपके ब्रिटिश ऑफिशियल्स वगैरह थे, इन लोग को मतलब असैसिनेशन करना, इन लोग के खिलाफ आंदोलन करना बहुत बुरी तरीके से मतलब चल रहा था, और लोगों के अंदर गुस्सा निकल के आ रहा था कि भाई हमारे साथ ट्रीटमेंट वगैरह क्या किया जा रहा है बुरी तरीके से। आप लोग को ये भी बता दूं कि इसी दौरान ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1929 में ही, आपका वर्ल्ड का ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, 1928 29 कहा जाता है, तो उस दौरान ही हुआ था, जिसके वजह से आप लोग समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल जो सेक्शंस है उनमें एक धीरे धीरे रिसेशनरी ट्रेंड आने वाला है, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करने वाला, तो रिसेशनरी ट्रेंड आने वाला है, जिसकी वजह से जो वर्कर्स है जो मोस्ट अफेक्टेड हो जाएंगे, उन लोग सबसे ज्यादा आंदोलन करने वाले, ओके। तो मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा था कि वर्कर्स एंड पीजेंट्स वगैरह के बहुत मतलब लॉस हो रहा था और उनके अंदर एक रोष पैदा हो रहा था, ओके। साथ ही साथ इस दौरान रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो है भारत के अंदर, बंगाल, नॉर्थ इंडिया के अंदर, अंडर द लीडरशिप ऑफ लीडर्स लाइक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सन्याल, इन सब के लीडरशिप के अधीन बहुत सारे अच्छे अच्छे रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स वगैरह बन बन के आ रहे थे भारत के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और इन लोग का बस यही मोटिव था कि सामने जो ब्रिटिश अंपायर है उसके एक एक मेंबर को ऐसा टेरराइज कर दो, इतनी तरीके से डरा दो, धमका दो कि वो बाहर निकलते वक्त भी डरे कि भाई वापस घर पे आने को मौका मिलने वाला कि नहीं, ओके। नेक्स्ट, इसी समय पर बारदोली सत्याग्रह होता है, जिसमें वल्लभ भाई पटेल बहुत अच्छा रोल निभाते हैं और एक सक्सेसफुल कैंपेन चलाते हैं अगेंस्ट लैंड रेवेन्यू, ठीक है। इसके अलावा आपके कांग्रेस के अंदर भी धीरे धीरे आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ द मोतीलाल नेहरू का जो नेहरू रिपोर्ट रहता है, उसको सरकार भी मतलब पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देती है, और जिन्ना जी तो कर ही देते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, कांग्रेस में जो एक सोशलिस्ट फैक्शन रहता है अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, इन लोग का एक गुट अलग से बन के आता है, ये यूथ लीडर्स बन के निकल के चले आते हैं, एंड दे स्टैंड फॉर सोशलिज्म, ठीक है। ये सोशलिज्म के बातें करते हैं, सोशलिज्म के लिए स्टैंड करते हैं, और इन लोग बोलते हैं कि भाई देखो आप काफी दिन से डोमिनेंट स्टेटस चिल्ला रहे हो, मिल क्या रहा है, कुछ भी नहीं, आपका छोटा सा आपने एक ड्राफ्ट बना के दिया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो तो इन लोग से मतलब माना ही नहीं गया, इन लोग ने उसको तो रिकमेंडेशन दिया ही नहीं, आपके डोमिनियन स्टेटस तो बहुत दूर की कौड़ी है, वो कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इन लोग ने स्लोगन्स क्या दिए कि पूर्ण स्वराज, अब कुछ नहीं, अब इससे कुछ नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस से छोटा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, अब डोमिनियन स्टेटस भी हम लोग को नहीं चाहिए, आपका डोमिनियन स्टेटस आप अपने पास रखिए, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ओके। इसके अलावा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक टेंशंस वगैरह भी बिल्ड होती रहे, एंटी ब्रिटिश क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट वगैरह हर जगह पे होते रहे, आपके बिजनेस ग्रुप्स वगैरह के अंदर होते रहे, आपके बहुत सारे मतलब आपके जो इंडस्ट्रियल हब्स थे आपके क्या बोलते हैं मद्रास हो गया, आपका कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, इन सब में एकदम डिफरेंट एंटी ब्रिटिश प्रोटेस्ट वगैरह चलने लगा, खासतौर से वर्कर्स एंड पीजेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। नेक्स्ट,
इसी के साथ साथ मिलिटेंसी आपके मतलब क्या बोलते हैं डराना धमकाना, ये सब जो मैंने आपको बताया वो। इसके अलावा आपके जो एग्रेरियन चीज़ें थी उनके अंदर भी बहुत प्रॉब्लम देखी जा रही थी, क्योंकि भाई वर्ल्ड के अंदर डिमांड ही नहीं था। पहले हम लोग क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे, रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते थे। रॉ मटेरियल्स मोस्टली आपके एग्रीकल्चर बेस्ड रॉ मटेरियल्स होते थे, आपके फूड वगैरह होते थे, साथ साथ कॉटन वगैरह होता था। लेकिन अब वर्ल्ड के अंदर क्या है, ग्रेट डिप्रेशन है, तो एग्रेरियन प्रोडक्शन वगैरह भी स्टैग्नेशन की तरफ जा रहा था, और साथ ही साथ यहाँ पे भी डिसकंटेंट वगैरह और ज़्यादा फैलता चला जाता। ओके, नेक्स्ट, ये तो क्या बैकग्राउंड। अब आते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930-31 में जो स्टार्ट था वो। ठीक है, तो कांग्रेस लाहौर सेशन जो मैंने आपको बताया कि लाहौर सेशन होता है 1929 में, और इसमें पूर्ण स्वराज के लिए मांग करने के लिए एक नॉन वायलेंट स्ट्रगल को स्टार्ट करने के लिए गांधी जी को लीडर चूज कर लिया जाता है कि भाई गांधी जी डिसाइड करें किस तरीके से कौन सा रास्ता अपनाना है। हम लोग को अल्टीमेट जो हमारा गोल है वो है पूर्ण स्वराज, वो उसके लिए हम लोग को लड़ना है, और उसके लिए जो भी रास्ता अख्तियार करना है वो गांधी जी अपने ऊपर अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ इसमें एक प्लेज लिया गया कि भाई हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं 26 जनवरी 1930 को ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। ओके, नेक्स्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसी समय से मान लिया गया था कि इसी समय से मतलब इस तारीख से स्टार्ट हो चुका है, बट इसका मतलब कोई भी एक खाका अभी तक बन के नहीं आता। ठीक है, क्योंकि गांधी जी अभी तक इसको एक पूरा रूपरेखा बनाने के लिए अभी वेट कर रहे थे कि भाई एकदम परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे थे। ओके, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ कुछ तो काम हो रहा है, उसके लिए गांधी जी ने क्या किया कि एक 11 पॉइंट प्रोग्राम बना के उस समय के जो लॉर्ड इरविन थे उनके पास भेज दिया कि इरविन जी ये देखिए मैं आपको छोटा सा एक रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है, प्रेम पत्र भेज रहा हूँ। आप इसमें से 11 अगर मांग जो है इसमें आप ये 11 मांग मान लेते हैं तो आपके खिलाफ कोई भी एजिटेशन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, आपको मतलब एक प्यार से धमकी देना हो रहा था। ठीक है, कि भाई आप अगर 11 मांगे मान लेते हो तो आपके खिलाफ कोई भी एजिटेशन वगैरह नहीं है, कोई बड़ा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं होगा, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको नहीं मानते हो तो वी विल स्टार्ट ए वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस वायलेंट नहीं, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, वायलेंट तो सिर्फ क्विट इंडिया मूवमेंट हो जाता। ओके, तो यहाँ पे जो डिमांड्स थे उनको एक बार देख लीजिएगा, डिमांड्स वगैरह याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन बना चुका है। ठीक है, कि अभी आपको दिखाऊंगा आगे चल के, गांधी इम्पैक्ट के लिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ओके, तो रुपीज स्टर्लिंग रेशियो को, स्टर्लिंग मतलब पाउंड को स्टर्लिंग बोलते हैं, पाउंड स्टर्लिंग उसको कहते हैं, उसको रेड्यूस करना है। नेक्स्ट लैंड रेवेन्यू को रेड्यूस करके हाफ पे लेके जाना है और उसको लेजिस्लेटिव कंट्रोल का सब्जेक्ट बना देना है। ठीक है, अभी तक ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में था। ठीक है, सॉल्ट टैक्स को कंप्लीटली एबॉलिश करना है और गवर्नमेंट की जो सॉल्ट मोनोपोली है उसको भी खत्म कर देना है। ठीक है, सैलरीज ऑफ द हाईएस्ट ग्रेड सर्विसेज शुड बी रिड्यूस बाय हाफ, जितने भी आपके हाईएस्ट ग्रेड के सर्विसेज है मोस्टली उसके ऊपर ब्रिटिश लोग बैठे हुए थे, तो उन लोग का जितना भी सैलरीज है वो सब हाफ कर दिया जाना चाहिए, उसको कम कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को हाफ कर देना चाहिए मतलब इंस्टेंटली राइट नाउ, और फिर धीरे धीरे उसको और रिड्यूस करना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड कोस्टल शिपिंग समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को डिस्चार्ज कर देना चाहिए, जितने भी आपके पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, बिगनिंग कैसे होती है, तो डांडी मार्च से बिगनिंग होती है। डांडी मार्च आप लोगों ने देखा होगा, फेमस डांडी मार्च सभी लोग को पता है। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने कहा कि भाई इस तारीख से पहले मतलब 11 मार्च से पहले तक अगर हमारी मांगे नहीं मान ली गई, हमारी मांगे जो 11 मैंने आपको मांग दी है वो अगर आपने नहीं मानी मेरे प्यारे प्यारे लॉर्ड इरविन जी, अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपके खिलाफ सीडीएम बहुत ही अच्छी तरीके से मनाएंगे और आपकी वाट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 मार्च को गांधी जी ने हिस्टोरिक सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए। ठीक है, दांडी एक बीच है आपका, ये मतलब लगभग 240 किलोमीटर है आपका, इस साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो ये 24 दिन में पहुंचे भी थे, तो पर डे लगभग 10 किलोमीटर ये चलते थे गांधी जी, अलॉन्ग विथ पूरा का पूरा काफिला होता है, बहुत बड़ा काफिला होता है। आप लोग अगर ये सब चीज़ें देखनी हो ना तो आप गांधी मूवी देख सकते हैं। ठीक है, गांधी मूवी है कि बहुत मतलब मस्त मूवी है। इनफैक्ट इसके कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए हमारे एक भारतीय लेडी थी, उनको फर्स्ट ऑस्कर ऑफ मतलब इंडिया के खाते में आने वाला पहला ऑस्कर मिला था। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी है, 1984 में मेरे ख्याल से आई थी ये मूवी। ठीक है, बहुत मस्त तरीके से क्यूरेटेड तरीके से बनाया और बहुत अच्छी एक्टिंग भी की गई। ओके, सब कुछ एकदम बेस्ट है इसका। इनफैक्ट इसी समय पे गांधी जी ने एक वचन लिया कि भाई अब साबरमती आश्रम में तभी वापस आऊंगा जब
मेरे देश को आज़ादी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद साबरमती आश्रम वो कभी भी नहीं आता, ठीक है। इसके बाद वो साबरमती आश्रम में कभी भी नहीं आते, वारधा चले जाते, ओके। नेक्स्ट, इस दौरान इनके जो इनिशियल इन्होंने चुने हुए फॉलोअर्स लिए थे, मतलब अपने साथ साबरमती आश्रम से मार्च करने के लिए, तो वो 78 थे। हालांकि जस्ट वो साबरमती आश्रम से बाहर निकलते उससे पहले ही 200-250 क्रॉस हो चुके थे फॉलोअर्स। लेकिन जो इन्होंने चुने थे वो 78 फॉलोअर्स थे, ठीक है। तो इसको आप लोग 72 से कंफ्यूज ना कीजिएगा, जो कि आपके कांग्रेस के फर्स्ट अधिवेशन में थे, जो आपका बॉम्बे में सेशन हुआ था, तो उसमें 72 मेंबर्स थे और यहाँ पे 78 मेंबर्स थे। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है, तो ऐसे कंफ्यूजन आ जाता है, ओके। सॉरी। बाकी पूरा का पूरा कोर्स ऑफ द वही रहेगा कि गांधी जी वॉक करके जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मोमेंटम पैदा कर देते हैं, सब लोग अरोज हो जाते हैं कि गांधी जी इतना बड़ा एक मतलब ट्रैक लेके जा रहे हैं और पूरा का पूरा पब्लिक उनके साथ चल रही है। एक बहुत ही मतलब हिस्टोरिक चीज़ थी ये। इसको मतलब जिन्होंने जिन्होंने देखा होगा अपनी आंखों से, वो मतलब अपने आप को धन्य मानते होंगे। तो आप समझिए कि ये मतलब बहुत ही बड़ा इवेंट था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा देश अरोज हो चुका था कि अब तो हम लोग को कुछ ना कुछ करके दिखाना, ठीक है। तो फिर लास्ट में वो डांडी पे पहुंचते हैं और वहाँ पे सॉल्ट मैन्युफैक्चर के सॉल्ट लॉ को ये तोड़ देते हैं, ओके। तो इन्होंने प्रोग्राम क्या बनाया आपके इस मूवमेंट का, सॉल्ट लॉ शुड बी वायलेटेड एवरीवेयर, जहाँ जहाँ पे हो सके वहाँ वहाँ पे सॉल्ट लॉ को वायलेट करना है, ओके। नेक्स्ट, कॉलेज एंड स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स लोग से ये मांग की गई कि भाई आप लोग हो सके तो अपने कॉलेजेस को, स्कूल्स को लीव कर दीजिए और छुट्टी ले लीजिए, जाइए घर पे ऐश कीजिए, और हो सके तो आप लोग भी मार्च में पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। इस तरीके से मतलब ऐसा नहीं कहा गया, मतलब ये कहा गया कि आप लोग चाहें तो उसको लीव कर सकते हैं। मोस्टली आप लोग कोशिश कीजिए कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह को लीव कर दीजिए और नेशनल कॉलेजेस एंड नेशनल स्कूल्स वगैरह में पार्टिसिपेट कीजिए, ओके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट सर्वेंट से कहा गया कि उन लोग रिजाइन कर दें अपने सर्विसेज से। फॉरेन क्लॉथ्स को बर्न किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, नो टैक्सेस शुड बी पेड टू द गवर्नमेंट, अब टैक्स पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। दिस इज द सिविल डिसोबीडियंस। नॉन कॉपरेशन में क्या था, जो दे सकता है वो दे दे, जो बाकी लोग हैं जो नहीं दे सकते हैं वो अपने पास रखे अपने टैक्सेस, ओके। लेकिन अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो रही है, यहाँ पे चीज़ें उल्टी हो रही है क्या, कि हम लोग देंगे ही नहीं चाहे जो कर लो, ओके। नेक्स्ट, वुमेन शुड स्टेज धरना एट लिकर शॉप्स, ये बहुत ही प्रोमिनेंट और आपका स्वदेशी आंदोलन से ही बहुत ही मतलब सक्सेसफुल इवेंट चला आ रहा था अभी तक, और ये यहाँ पे भी इसी तरीके से मतलब ऐड किया गया कि वुमेन्स लोग को लिकर शॉप पे पिकेटिंग के लिए रखा गया, ओके। मतलब रखा नहीं गया, उन लोग से मांग की गई कि आप लोग जाइए, आप लोग लिकर शॉप पे पिकेटिंग वगैरह कीजिए। तो ये ज़्यादा बेटर था, ये ज़्यादा अच्छा इवेंट था। इससे मतलब सबसे अच्छा तरीका यही था कि भाई आप मतलब इसमें आप लोग सबको इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, आपके सॉल्ट लॉ को जो प्रोमिनेंट लॉ था जो वो कर रहा है, स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, फॉरेन क्लॉथ्स को बंद करने का इवेंट है, तो ये सबको इफेक्ट कर ही रहा है। फिर उसके बाद टैक्सेस जो पे कर रहे हैं आपके पीजेंट्स वगैरह सब लोग उसमें आ जाते हैं, एंड फिर अल्टीमेटली वुमेन्स लोग को भी एक रोल दिया गया, ओके। नेक्स्ट, ये इस समय से इस समय तक चला था, आपके मार्च 12 से स्टार्ट होता है आपका साबरमती आश्रम से, और अप्रैल 6 को दांडी में जाके इसको खत्म किया जाता है, ठीक है। 24 दिन का समय, ठीक है। स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट की बात करते हैं तो गांधी जी ने जैसे ही दांडी में अपना फाइनल मतलब सॉल्ट बनाया, उसके बाद पूरे भारत के अंदर सॉल्ट को मतलब सॉल्ट मूवमेंट के नाम से ये पूरा का पूरा भारत में फैलने लगा, ठीक है। इससे सबको ये कहा गया कि भाई जहाँ जहाँ हो सके वहाँ पे सॉल्ट जो टैक्स है उसका वायलेशन कीजिए, या सॉल्ट लॉ जो है उसका वायलेशन कीजिए, ठीक है। तो गांधी जी को अगले ही कुछ दिनों बाद इनको अरेस्ट कर लिया, 1 महीने बाद। और इनको अरेस्ट कर, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि अब जो धारसना जो सॉल्ट वर्क है वहाँ पे मैं जाके वेस्ट कोस्ट पे, ये धारसना बहुत ही बड़ा मिल है, ठीक है। ये यहाँ पे मैं जाके अब धरना दूंगा और यहाँ पे सॉल्ट लॉ को तोड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये जब जाने वाले थे तो इनको पहले ही पकड़ लिया गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा इनका मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का बहुत बड़ा क्या बोलते हैं सॉल्ट का एक वो था। आप लोग अगर ये मूवी देखेंगे जो मैंने आपको गांधी मूवी बताई, उसमें आप लोग देखेंगे तो इसको बहुत अच्छी तरीके से बताया गया कैसे है, ये क्या क्या किया गया था। फिर इनके मतलब पकड़ लिए जाने के बाद सरोजिनी नायडू इस जगह पे, इनके जगह पे आ जाती है, मनीलाल इनके जगह पे आ जाते हैं।
बहुत बुरी तरीके से मारा मारा जाता है इन लोग को, बहुत बुरी तरीके, मतलब औरत मर्द कुछ नहीं देखा जाता है, इनको डंडे डंडे मारा जाता है बहुत बुरी तरीके से। ओके, इनफैक्ट उस मूवी में भी अच्छी तरीके से दिखाया है। इसका जो वर्णन है वो एक अमेरिकन पत्रकार ने बहुत अच्छी तरीके से किया था और कहा था कि मतलब इतना विभत्स, इतना घटिया चीज़ मैंने ज़िंदगी में अपने पूरे करियर में कभी नहीं देखा था जो ये मैंने धारसना में देखा। ओके, नेक्स्ट, मानसून के ऑनसेट के बाद सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगा, तो इसको थोड़ा थोड़ा और चेंजेस करते चलेगा। ठीक है, इसको इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा चेंजेस करते लाए जो कॉमन पब्लिक को अफेक्ट कर रहा हो, कॉमन पीपल को परेशान कर रहा हो। ऐसे ऐसे इवेंट्स को, ऐसे ऐसे टैक्सेस को हम लोगों ने टारगेट करना स्टार्ट किया। जैसे नो नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू इन रॉयतवाड़ी एरिया, जहाँ पे रॉयतवाड़ी एरिया है वहाँ पे हम लोग रेवेन्यू ही पे नहीं करेंगे। अब आपको जो करना है वो कर लीजिए। ठीक है, आपके बिहार वगैरह के रीजन में जहाँ पे जमींदारी एरिया बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, मतलब वहाँ पे जमींदारी सिस्टम ज़्यादा प्रोमिनेंट था, वहाँ पे 9 चौकीदारा टैक्स कैंपेन चलाया गया। ओके, फॉरेस्ट लॉ का वायलेशन कहाँ कहा जाएगा? सेंट्रल प्रोविंसेस में, आपके एमपी वगैरह के, छत्तीसगढ़ वगैरह के रीजन में। ओके, सोशल बॉयकॉट ऑफ द पुलिस एंड लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। देखिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था कि भाई जो पुलिस वगैरह जो आते थे या लोकल जो लोअर स्टाफ वगैरह होते थे वो कहाँ से आते थे? आपके लोकल यहाँ से, इंडिया से ही आते थे। ठीक है, और गांव गांव देश वगैरह से ही आते थे। तो इन लोग को मतलब सोशल बाइकआउट करना कि हाँ आप सरकार के लिए काम करते हो, आप सरकार के लिए काम करते हो तो ठीक है, अब आपसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप मतलब सामने से आते भी रहोगे तो हम लोग मुंह फेर के उस तरफ चले जाएंगे, हम नहीं देखने वाले आपकी तरफ। तो इस तरीके से चीज़ें लोग करने लगे कि सोशल बाइकआउट करना, कि जो आप अगर आप किसी भी तरीके से सरकार का मदद कर रहे हो तो यू आर नॉट मतलब पार्ट ऑफ अस, यू आर नॉट पार्ट ऑफ अस एंड यू हैव टू बी, मतलब आपको अलग ही रखना पड़ेगा, हम लोग आपके साथ नहीं रह सकते। ओके, नेक्स्ट, अलग अलग पार्ट से क्या क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं एक शॉर्ट में देख लीजिएगा। आप लोग को पढ़ना वैसे भी राजीव वही जी के बुक से है, अगर आप लोग को यहाँ पे ना समझ में आए तो, लेकिन अगर इसमें समझ आएगा तो बेस्ट है, लेकिन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा एक बार राजीव वही जी की बुक। ठीक है, तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, तिरुचिपल्ली और वैद्यनाथम के बीच में क्या पता उन्होंने सॉल्ट मार्च निकाला था। और मतलब सबका देख लीजिए कौन कौन से कहाँ कहाँ से। ठीक, ओके, नेक्स्ट फिर उसका वही पैकेटिंग ऑफ द फाइन क्लॉथ एंटी लीकर कैंपेन वगैरह यहाँ पे चला गया। मलाबार में कौन था? कलप्पन थे, कलप्पन वाइकम सत्याग्रह के एक प्रोमिनेंट लीडर रह चुके थे, तो इन्होंने सॉल्ट मार्चेस हेल्ड किए। नेक्स्ट, आंध्रा रीजन में कोई ऐसा बहुत बड़ा लीडर बन के नहीं आया, बहुत सारे यहाँ पे छोटे मोटे बड़े बड़े लीडर्स थे जो कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरिया में काम कर रहे थे। यहाँ पे सिबिरम्स का एक मतलब कॉन्सेप्ट आया कि यहाँ पे मतलब कैंप्स बना के लोग रहते थे, कैंप्स बना के रहते थे, और मतलब यहाँ पे सारे के सारे सत्याग्रही लोग रहते थे, और सॉल्ट सत्याग्रह कहाँ करना है नेक्स्ट उन लोग डिसाइड करके वहाँ पे जाके अटैक करते थे और फिर वापस आके इसी शिविरम में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल की बात कीजिए तो सबसे ज़्यादा यहीं पे आगजनी, अरेस्ट वगैरह, जितना भी दंगा, मारना पीटना, गोली मारना, ये सब सब कुछ हुआ वो यहीं पे हुआ था। ठीक है, तो आपका ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रीजन थे। साथ ही साथ इस समय आपके सूर्य सेन जी का, मैंने आपको बांग्लादेश के मैपिंग के दौरान भी बताया कि सूर्य सेन जी का जो चिटागोंग रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था उसने पूरा का पूरा इस रीजन को अटैक करके अपना एक पैरेलल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करके रखा था कुछ समय के लिए। बाद में इनको पकड़ लिया जाता है और बहुत यातनाएं दी जाती है। ओके, बिहार तो मैंने नॉन चौकीदार टैक्स का एजिटेशन जो बताया वो वहाँ पे चलाया जाया था, और क्योंकि ये सब वो ऐसे रीजन थे जहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह पॉसिबल नहीं था इतना ज़्यादा, तो मतलब सॉल्ट सत्याग्रह पॉसिबल थोड़ा ही रीजन में रहा होगा, पूरे के पूरे बिहार में नहीं हो सकता, तो दैट इज़ वाई यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ टैक्स क्या बोलते हैं नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किए गए, सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किए गए। ओके, पेशावर में बात करें तो खान अब्दुल गफार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी या फिर बादशाह खान भी कहा जाता था, उन्होंने स्टार्ट किया था आपके क्या बोलते हैं एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। उन्होंने क्या बोलते हैं सॉल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, एंटी टैक्स मूवमेंट वगैरह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। पख्तून नाम का एक पॉलिटिकल मंथली ये लेके आते थे अपने पठान जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके सोशल रिफॉर्म के लिए बहुत इन्होंने काम किया था, एजुकेशन रिफॉर्म के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया था। और इन्होंने एक ग्रुप बनाया था खुदाई खिदमतगार, ये एक नॉन नॉन वायलेंट वॉलेंटियर्स थे जो कि इनके साथ चलते थे, जस्ट लाइक गांधी जी जैसे थे वैसे इनका भी था, दैट इज़ वाई इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। दार्सना तो मैंने बताया वहाँ पे सरोजनी नायडू, इमाम साहेब, मनीलाल, इन लोग, मतलब इन लोग ने काफ़ी मतलब दर्द सहा, इन लोग को मारा गया है यहाँ पे, बहुत ब्रूटल लाठीचार्ज वगैरह किया गया था, बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। ओके, यूनाइटेड प्रोविंस की बात करें तो यहाँ पे नो रेवेन्यू कैंपेन वगैरह चलाया गया था और फिर ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था इस सब रीजन में। ओके, नेक्स्ट,
रेस्पॉन्सेस बाय द डिफरेंट सेक्शन का रेस्पॉन्सेस क्या था, ठीक है। तो फर्स्ट, मिलिटेंट अर्बन एजुकेटेड यूथ, ये बहुत ज़्यादा परमानेंट होते चले गए। क्यों? क्योंकि अब सबको अपना अपना वॉइस दिखाना था, सबको अपना अपना मतलब रोल समझ में आ रहा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं और हम लोग क्यों रुके पड़े हैं। और इसी समय पे आपके भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, आपके चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सन्याल, ये सब प्रोमिनेंटली नाम में लोग पढ़ने को मिलता है न्यूज़पेपर में, रोज उन लोगों को पढ़ने को मिलता, आज ये किया गया, आज ये किया गया, इन्होंने किया, उन्होंने किया, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो आपका एजुकेटेड यूथ था वो ये समझने लगा कि भाई ये एजुकेशन वगैरह कोई काम का नहीं है। जब तक ब्रिटिश लोग यहाँ पे है, जब तक हम लोग आज़ाद नहीं हो जाते, तब तक हमारा एजुकेशन वगैरह किसी काम का नहीं है। ये ज़्यादा से क्या करेंगे, हम लोग को कोई बाबू वगैरह का पोस्ट वगैरह दे के बिठा देंगे, क्लर्क बना के रख देंगे, और उसके बाद हम लोग को ऊपर जाने भी नहीं देंगे कभी, और हम लोग को ऊपर अलग से तानाशाही वगैरह भी करते रहेंगे, हमारे ही देश पे राज करेंगे, हमारी मदद से राज करेंगे। ओके, तो दैट इज वाई इन लोग इस ट्रेंड में आने लगे धीरे धीरे, मतलब इन लोग को डराना धमकाना। ओके, नेक्स्ट, ये टेररिज्म शब्द वगैरह नहीं यूज़ करना चाहिए। ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस ने थोड़ा ये सब शब्द वगैरह यूज़ करके बहुत ही गंदा शब्द यूज़ किया है। तो हर जगह पे यही सब मिलता है, तो आप लोग कभी भी कोशिश कीजिएगा ये सब शब्द वगैरह अपने मेंस वगैरह में ना लिखिएगा। मैं भी कोशिश करता हूँ कि एडिट कर दूँ, लेकिन ये सिर्फ आप लोग को बताने के लिए यहाँ पे मैंने ऐड किया था। ओके, नेक्स्ट, इस समय का सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ वही था जो मैंने आप लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान बताया था कि मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज वेरी लो। क्यों? क्योंकि भाई अब यहाँ पे जैसे कोई भी मुस्लिम, ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से मुस्लिम पार्टिसिपेशन खत्म है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। जो मिडिल क्लास मुस्लिम्स थे वो पार्टिसिपेशन थोड़ा बहुत दिखाते भी थे, ठीक है। लोअर क्लास के मुस्लिम्स वगैरह भी पार्टिसिपेशन वगैरह दिखाते थे, लेकिन आपके जो अपर क्लास, जो हाई क्लास, एलिट क्लास था, और इनके इन्फ्लुएंस के थ्रू जो अदर क्लासेस के लोग थे, उन लोग पार्टिसिपेशन नहीं करते थे। उन लोग को ये बताया जाता था कि भाई हिंदू डोमिनेशन हो जाएगा अगर आप लोग ने पार्टिसिपेट किया। ब्रिटिश लोग जब तक हैं तब तक आप लोग सिक्योर हो, आपके राइट्स वगैरह सिक्योर है, और जैसे ब्रिटिश लोग जाएंगे आप लोग की सारी राइट्स वगैरह हिंदू लोग छीन ले जाएंगे, मेजॉरिटी का अपना पावर उठाएंगे और आप लोग को कुचल के रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से बताया गया। ओके, नेक्स्ट, इस समय बिजनेस ग्रुप जो मतलब जिनको एक्चुअली में सपोर्ट करना चाहिए था ब्रिटिश लोगों को, वो उसका उल्टा काम कर रहा था। वो क्या बोलते हैं, उन लोग को सपोर्ट कर रहा था जो फ्रीडम मूवमेंट के लिए काम कर रहा था, ठीक है। आपका बिजनेस वगैरह बंद करना हो तो बंद कर दिया जाता था, मतलब कुछ समय के लिए मिल वगैरह बंद करना हो तो बंद कर दिया जाता था, लेकिन बिजनेस ग्रुप्स वगैरह सपोर्ट करते थे आपके मतलब फ्रीडम फाइटर्स की सपोर्ट करते थे, ना कि ब्रिटिश लोगों का सपोर्ट करते थे, ठीक है। पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन्स वाज वेरी रिमार्केबल। क्यों? क्योंकि भाई इससे पहले वुमेन्स लोग क्या थी, एक चार दीवारी में रहने वाली औरत जो कि चूल्हा चौका कर रही है, खाना बना रही है, यही इन लोग के दिमाग में था कि हाँ औरत क्या कर सकती है, बस यही काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन आफ्टर द स्वदेशी आंदोलन के बाद से ऐसा देखा गया कि वुमेन पार्टिसिपेशन केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। हर समय हर जब नया इवेंट कराया जा रहा है तो उसमें वुमेन्स लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रही है। एंड पिकेटिंग वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल सेक्शन जिसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होता था, एंड वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल भी था। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था? तो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या होगा कि भाई पॉलिसी ऑफ द रिप्रेशन, जितना हो सके इनको दबाओ, इनको मतलब जेल में बंद कर दो, मारो पीटो, इन लोग को मुंह बंद कर दो, जैसे भी करो इनको बस मारो पीटो, ठीक है। नेक्स्ट, इनफैक्ट बंगाल का ऑर्डिनेंस पास किया गया अगस्त इतने इतने को, और मतलब इतना खतरनाक कर दिया कि फ्रीडम फाइटर अगर आपका आप वहां पे अगर फ्रीडम फाइटर हो और आपके पास कोई भी फ्रीडम से रिलेटेड कोई भी बुक, नॉवल, पेज भी अगर आपका मिल गया और इन लोग ने पकड़ लिया कि हाँ आपके पास जो बुक्स है या कोई ऐसा चीज़ है जो कि आज़ादी के लिए बात करती है, तो आपको पकड़ के जेल में सीधा डाल दिया जाएगा, मारा जाएगा अलग से। ओके, प्रेस एक्ट को पास ऑन किया गया और सारे न्यूज़पेपर वगैरह को स्टॉप कर दिया गया, पब्लिकेशन वगैरह। नेक्स्ट, सिविलियन प्रॉपर्टीज को बहुत सारा डिस्ट्रॉय किया गया, इनोसेंट मैन एंड वुमेन को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। प्रिजनर्स जो पकड़ लिए जाते थे उनको स्टार्विंग कराया जाता, उनको खिलाया विलाया नहीं जाता था, उनको सफोकेटेड चेम्बर्स वगैरह में रखा जाता था, और कितने ही तो लोग अपने जान गंवा चुके थे। पुलिस फायरिंग मतलब कोई वार्निंग दिए बगैर सीधा सीधा फायरिंग कर दिया जाता था कि हाँ राइट चल रहा है, मतलब राइट चल रहा है या नहीं चल रहा है कोई फर्क नहीं, आंदोलन चल रहा है तो भी फायरिंग कर देते थे, भले वो नॉन कॉपरेट मतलब नॉन वायलेंट ही हो। दार्चना का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पे काफ़ी लोग मर भी गए थे। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट का एटीट्यूड धीरे धीरे चेंज होने लगा कि भाई अब वो समझ गए कि भाई हम लोग जितना इनके ऊपर रिप्रेशन कर रहे हैं, जितना इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, इनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही इन लोग चिल्ला रहे हैं हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार होता हो रहा है। और अगर हम लोग ये सब नहीं करें तो पब्लिक पूरी अरोज हो जाएगी और हम लोग को ओवरथ्रो कर देगी, हम लोग को बाहर फेंक देगी, ठीक है।
जो कि हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट धीरे धीरे ये काम करती है कि भाई हम लोग एक काम करते हैं कि कुछ अच्छा करते हैं, इन लोगों को कंसाइल करने की कोशिश करते हैं, इन लोगों को मतलब अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं, इन लोग से बातें करने की कोशिश करते हैं, ओके। तो जुलाई 1930 में वायसराय लॉर्ड इरविन ने कहा कि भाई हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेंगे फॉर द डोमिनियन स्टेटस। हम लोग अब ये मान गए कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस वगैरह मिल जाना चाहिए, और उसके लिए हम लोग ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम लोग चाहते हैं कि सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है वो सब वहाँ पे जाके बैठे, ठीक है। नेक्स्ट इसके लिए उन्होंने तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर को अलाउ किया कि भाई आप लोग जाइए और कांग्रेस के साथ कोई अच्छा दोस्ती का रास्ता निकालिए कि गवर्नमेंट और कांग्रेस के बीच में ट्रूस पैदा हो सके, शांति पैदा हो सके, और दोनों मतलब एक दूसरे की बातें मान सके, ठीक है। इन्होंने इनडायरेक्टली फिर उसके बाद मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू येरवाड़ा जेल में जाते हैं जहाँ पे गांधी जी को बंद करके रखा गया था। वहाँ पे उनसे मांग की जाती है कि भाई आप लोग गांधी जी आप भी मान जाइए और इनकी बात, आई एम सॉरी, गवर्नमेंट के साथ हम लोग ट्रूस कर लेते हैं और कुछ हम लोग अच्छा करते हैं, आगे चलते हैं, ओके। नेक्स्ट इसमें कुछ डिमांड्स वगैरह रखी जाती हैं, सेसेशन फ्रॉम द ब्रिटेन, कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट बनाना जिसका डिफेंस और फाइनेंस हमारे यदि होगा, लास्टली एक ऐसा ट्रिब्यूनल सेट करेंगे जो कि ब्रिटिश का फाइनेंशियल क्लेम्स वगैरह सेटल करेगा, और ब्रिटिश लोग के ऊपर जितने पैसे हमारे ऊपर बकाया है वो ब्रिटिश लोग को हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इसी समय पे टॉक्स पूरी तरीके से रोक दिए जाते हैं और गांधी जी को वापस से मतलब कठोर तरीके से रखा जाता है कि वैसे ये देखने को आ रहा था कि गांधी जी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ना ना ना, अब नहीं छोड़ा जाएगा, ये जेल में ही रहें तो ही ठीक रहेगा। इस तरीके से गांधी जी के ऊपर और अत्याचार वगैरह स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट गांधी जी खुद ही रिट्रीट कर जाता है क्योंकि इन लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग ये दे ही नहीं सकते, हम लोग आपको आज़ादी दे ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते। तो गांधी जी खुद भी बोलते हैं कि भाई छोड़ो, अब हम लोग नहीं करने वाले। लेकिन फिर धीरे धीरे ये होता है कि रिकॉन्सिलेशन बात चलती 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 अल्टीमेटली गांधी इरविन पैक्ट होता है जो कि आपका 5 मार्च 1931 को साइन किया जाता है, ठीक है। इस पैक्ट के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा एंड वी विल वाइंड अप, ओके। इस पैक्ट के बाद आपका लगभग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इस पैक्ट में ही एक क्लॉज डाला जाता है कि भाई हम लोग जो है ये क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इरविन के बिहार मतलब इरविन क्या करते हैं गवर्नमेंट के बिहार से उसकी बात करते हैं। इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉन कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस, जिन्होंने वायलेंस नहीं किया ऐसे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, जो फाइन्स अभी तक कलेक्ट नहीं किए गए उनको लिमिट कर दिया जाएगा, ओके। ऑल लैंड जो कि अभी तक थर्ड पार्टी को नहीं सेल किए गए हैं और कन्फिस्केट करके रखे गए हैं उनको वापस से रिटर्न कर दिया जाएगा। लीनियंट ट्रीटमेंट किनके साथ, गवर्नमेंट सर्वेंट जिन्होंने रिजाइन किया था उन लोग के साथ लीनियंट ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे, ओके। राइट टू मेक सॉल्ट, जो कोस्टल विलेजेस के मेंबर्स हैं उन लोग के लिए पर्सनल कंजम्पशन के लिए सॉल्ट बनाने की कोई भी छूट वगैरह दे दी जाएगी, लेकिन वो सेलिंग नहीं कर सकते, ओके। नेक्स्ट राइट टू पीसफुल एंड नॉन एग्रेसिव पिकेटिंग वगैरह करने का भी राइट इनको दे दिया जाएगा। लास्टली इमरजेंसी ऑर्डिनेंसेस जो कि पास किए गए थे वो सारे के सारे वापस से ले लिए जाएंगे, ये इरविन कहते हैं गवर्नमेंट के बिहाफ से। नेक्स्ट वॉयसराय से दो और मांग की गई थी जो उन्होंने मतलब टर्न डाउन कर दिया, उनको मना कर दिया। तो फर्स्ट है पुलिस ने जो जातियाँ की थी इस दौरान मतलब मारना पीटना गोलियों से भून देना और मतलब लाठी चार्ज करना, बहुत बुरी तरीके से ट्रीटमेंट करना, अभी मैंने आप लोगों को बताया। उन सब के ऊपर कमेटी बनाने के लिए वो पब्लिक इंक्वायरी करने के लिए, तो उसको मतलब ये गांधी जी की डिमांड थी तो उसको इरविन ने मना कर दिया कि नहीं ये तो नहीं दे सकते, ओके। नेक्स्ट है भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव जी का जो डेथ सेंटेंस वगैरह दिया गया था उसको लाइफ सेंटेंस में देने की मांग गांधी जी ने की थी, जिसको भी वापस से टर्न डाउन कर दिया गया, नहीं ये भी हम लोग नहीं कर सकते, ओके। गांधी जी ने कांग्रेस के बिहाफ में क्या कहा कि हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। हम लोग सस्पेंड कर देंगे, एक्चुअली में सस्पेंड भले करते हैं लेकिन ये जो सेकंड टर्म इसका स्टार्ट होता है वो इतना पावरफुल रहता भी नहीं, ठीक है। तो जनरली यही सिर्फ जो आपका 30 से लेकर 31 का जो पीरियड है इसी दौरान आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मोस्टली एक्टिव रहता है, उसके बाद तो सिर्फ ऐसे धीरे धीरे चलता रहता है, ओके। आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं और इंडिया की तरफ से आपका मतलब जो रोल है वो वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और इसके से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी। चलिए आप लोग से मिलता हूँ अगले वीडियो में विथ क्विट इंडिया मूवमेंट, तो तब तक के लिए ऐसे वेट करिए और पढ़ाई भी करते रहिए, चलिए बाय।